हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि आप मन से अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि आप इस काम में कामयाब हो सकते हो। आपका माइंड सेट उसमें कामयाब होने के लिए माइंड सेट करना जरूरी है। मतलब आपने कहा कि सबसे पहला बदलाव है सोच में बदलाव। सोच में बदलाव है कि आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, ये डर पैदा खत्म करना पड़ेगा कि मैं क्या पता कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा, चलो ट्राई करके देख लेता हूँ, ये नहीं। आपको पहले दिन ही ये बदलाव अपने आप में करना है कि मैं बिजनेसमैन बनने के लिए पैदा हुआ हूँ और बहुत जल्दी बहुत बड़ा बिजनेसमैन इस फील्ड में मैं बनने वाला बदलाव नंबर एक। हूँ। नंबर टू, आपको हर बिजनेस की, हर नौकरी की एक ड्रेस कोड होता है। और किसी भी फील्ड में जब आप जाते हो तो लोग आपसे नहीं, आपके ड्रेस कोड से आपकी हैसियत का और आपकी ताकत का पता लगाते हैं। जैसे किसी के घर में कोई सिविल ड्रेस में कोई चला गया और कोई भी डांटने लग गया तो आदमी थप्पड़ मार देगा। लेकिन वही इंसान अगर पुलिस की ड्रेस के अंदर किसी के घर में चला गया तो सही घर बात। में चाहे 5 लोग क्यों ना हो, एक पुलिस वाले के सामने हाथ उठाने से डरेंगे। यानी कि उसके अंदर ताकत नहीं है, उसके ड्रेस कोड उसके पद को प्रेजेंट कर रही है। तो आपको इस डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर कामयाब होना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने ड्रेस कोड में बदलाव करना पड़ेगा। हो सकता है आप गांव में कुर्ता पजामा पहनते थे, आप 24 घंटे जीन्स पहन के घूमते थे, लेकिन यहाँ का जो ड्रेस कोड है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 3, आप इस बिजनेस में आ रहे हो तो दो चीजें कभी एक साथ नहीं चल सकती, पर्सनल और प्रोफेशनल। शुरू में हम हॉट लिस्ट पे काम करेंगे, तो हॉट लिस्ट में काम करेंगे तो कोई आपका दोस्त होगा, कोई आपका रिलेटिव होगा, कोई आपका पड़ोसी होगा। और आज से पहले हम उनसे तू तड़ाक से भी बात करते थे, हम अभद्र भाषा में भी कई लोग ऐसे होते हैं ना, एक आदत होती है कि कैसे भी अभद्र भाषा प्रयोग करके भी आपस में बात करते हैं। तो आज अगर आप इस बिजनेस में आ गए हो तो आपको सबसे पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि आपको शब्दों का चयन अपनों के साथ सोच समझ के करना पड़ेगा। आपको जैसे किसी को तू बोलना है तो उसको खत्म कर देना है, आपको आप शब्द का ही इस्तेमाल करना मतलब है। इससे मैं समझू स्पीकिंग स्किल्स में बदलाव करना। आपको स्पीकिंग स्किल में बदलाव करना तीन पड़ेगा। हो गए। उसके बाद आपको अगर कहीं भी जरूरत है तो एक फ्रेशर को जब आता है तो सबसे पहले उसको अपने ऊपर विश्वास करने के साथ साथ कंपनी पे भी विश्वास करना पड़ेगा। और कंपनी पे विश्वास तब होगा जब वो कंपनी के प्रोडक्ट यूज करेगा, प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा, तो वो जिस कॉन्फिडेंस से लोगों को बताता था उससे डबल कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रोडक्ट को शेयर करेगा। आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले ही दिन आपको प्रोडक्ट का यूजर बन जाना है। आप हमारी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हमारे, मैं ये नहीं कहता कि डायबोटो हर आदमी पिए, उसको जरूरत नहीं है, कोई है ही नहीं प्रॉब्लम। लेकिन जो भी घरेलू यूज के और होम केयर के जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं जो घर में यूज हो सकते हैं, वो फ्रेशर पहले ही दिन अपने लिए और अपने परिवार के लिए अपनी ही कंपनी के प्रोडक्ट यूज करवाना शुरू कर दें। क्योंकि जब तक आप अपने प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो लोग आपके प्रोडक्ट क्यों यूज करेंगे। हाँ मतलब एक फ्रेशर आया, उसे हमने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जैसे उसे प्रोडक्ट पे विश्वास हो गया तो उसका कॉन्फिडेंस ही प्रेजेंटेशन का अलग होगा। और बिल्कुल। पांचवा पॉइंट। पांचवा बदलाव आपको ये करना है कि आज से पहले हो सकता है आप किसी पद पे थे, आपको जिन्होंने ज्वाइन कराया उनसे उम्र में बड़े हो, जिन्होंने ज्वाइन कराया आप उनसे एजुकेशन में ज़्यादा हो, आपको जिन्होंने ज्वाइन कराया वो आपके साथ जॉब कर रहे हो लेकिन आपका पद उनसे बड़ा है। तो कई बार आदमी को ऐसा लगता है कि मेरे से कम एजुकेटेड आदमी से, मेरे से कम पढ़े लिखे आदमी से, मेरे से डाउन में जो जॉब कर रहा है उसकी बातों को मैं क्या मानूं, उसको हल्के में ले लेते हैं। लेकिन आप याद रखिए, आप जब भी किसी दूसरे फील्ड में जाते हो तो उस आप एक फील्ड के हीरो हो लेकिन दूसरे फील्ड के हीरो नहीं हो। दूसरे फील्ड का हीरो वो है जिस आदमी ने आपको ज्वाइन कराया है, क्योंकि वो आपसे कुछ दिन पहले इस बिजनेस में आया है और उसने इस बिजनेस में कामयाब होने की स्किल डेवलप करी है। तो आज के बाद आपको जिन्होंने भी ज्वाइन कराया, जो आपके एक्टिव अपलाइन हैं, जिनकी गाइडलाइन में आप काम कर रहे हैं, उनके प्रति आप समर्पित होकर काम करना शुरू कर दो, आप समर्पण भाव उनके प्रति दर्शा दो, आप कामयाब हो जाएंगे। इसमें मेरे पास सर एक बात मैं भी कहना चाहूँगा कि अगर हमसे कोई उम्र में बड़ा आया है या पद में कद में बड़ा आया है और वो हमें अपना अपलाइन एक्सेप्ट करता है, तो अपलाइन का भी एक फर्ज बनता है कि उसको रिगार्ड और रिस्पेक्ट दे। वो बिल्कुल। क्योंकि उसे भी एक वो रहता है कि यार मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा इतना बड़ी पोस्ट है। अब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आता हूँ कि यार ये मेरा अपलाइन तो है, लेकिन अगर वो बॉस जैसा बिहेव करता है ना, तो वो मैंने देखा है, इससे काफ़ी नेटवर्क क्रैश हो जाता है लोगों नहीं, का। ये और बहुत अच्छे जरूरी है। इस बिजनेस में लोग पैसे के साथ साथ सम्मान के लिए भी आते हैं। मान के तो चाहे आज हमारी टीम में कोई फ्रेशर आया और किसी का रैंक टोपाज है, तो उस टोपाज का काम बनता है कि वो अपने अपलाइन रूबी स्टार का जिस तरह से सम्मान देता है, रिगार्ड करता है, वैसे ही फ्रेशर का भी रिगार्ड करना चाहिए। क्योंकि कोई आदमी पैसे को छोड़ के आपसे जा सकता है, सही बात। लेकिन अगर आपके पास सम्मान उसको मिल रहा है, आपने उसका रिगार्ड किया है,
तो कभी अगर उसका चेक भी नहीं आएगा ना तो भी आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। लोग आपके साथ पैसे से रुके या ना रुके, लोग आपके व्यवहार और आपके दिए गए सम्मान से आपके साथ पक्का रुके रहेंगे। बहुत बड़ी बात, ये सबको फॉलो करनी चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, चाहे किसी भी रैंक पे चला जाए। मेरे पास सर एक बड़ा क्वेश्चन, ये बताइए आपकी वो कौन सी 5 खूबियां जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचा दिया? मेरी खूबी तो मैं नहीं बता सकता, आप बता सकते हैं या लोग बता सकते हैं। फिर भी आपको भी कोई बदलाव आपने भी किए होंगे क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद, आपको भी लगता होगा यार मैं इसलिए यहाँ तक पहुंचा हूं क्योंकि मैं ऐसे करता हूँ। आदमी के अंदर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। मैं जब डायरेक्ट सेलिंग में आया ये भी एक निर्णय था, जब जॉब छोड़ने की बात आई वो भी एक निर्णय था, जब AWPL शुरुआत की वो भी एक निर्णय था। और निर्णय के लिए आपको साहसी बनना पड़ता है। तो मैं ये मानूं कि डिसीजन पावर, डिसीजन पावर सबसे बड़ी चीज अगर किसी की सक्सेस में, अगर किसी भी चीज का सबसे बड़ा रोल है डिसीजन तो आपकी डिसीजन पावर का सबसे बड़ा रोल है। दूसरी अपनी कोई खूबी बताइए जो आपको लगता है। दूसरा, आपको अपना डर खत्म करना पड़ेगा कि कल क्या होगा, इस डर से आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप काम करते करते ये सोचते हो यार मैं कर तो लूँ, लेकिन अगर कल मेरे साथ कुछ हो गया तो, कल काम नहीं चला तो, क्योंकि आप 50% तो नेगेटिव हो गए। जैसे आदमी के मन में आया ना कर तो लूँ, अगर नहीं चल पाया तो इसका मतलब 50% तो आप पहले ही नेगेटिव हो, तो फिर कैसे काम हो जाएगा। तो मतलब डर खत्म कीजिए, आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा सो देखा जाएगा, आप शुरू कर दीजिए। तीसरा, तीसरा ये कि आप कल कितने तेज चल रहे थे उससे ज़्यादा जरूरी है कि आज कितने तेज चल रहे हैं। जैसे एक पुरानी कहावत है खरगोश और कछुए की, उनकी एक दौड़ हुई और उसे बताया गया कि आपको वहां तक पहुंचना है। खरगोश तेज दौड़ने के बाद भी हार गया और कछुआ जीत गया। वजह यह थी कि खरगोश रास्ते में जाके सो गया और कछुआ लगातार चलता रहा। आज के समय में बताना चाहता हूं कि ना खरगोश जीतेगा ना कछुआ जीतेगा। अगर आज ये चीज़ मैंने मेरे ऊपर अप्लाई की है, आज जरूरी है कि आपको खरगोश की तरह तेज भी चलना पड़ेगा और कछुए की तरह लगातार भी चलते रहना पड़ेगा। और मैं यही काम करता हूं कि मैं तेज भी चलने की कोशिश करता हूं और मैं लगातार भी कोशिश करता हूं। मतलब वो मुझे आज तक कोई टाइम दिन याद नहीं आता कि मैंने कभी इस बिजनेस में मेरे किसी पर्सनल काम की वजह से ब्रेक लिया हो। फोर्थ है कि मैं जिस दिन पहले दिन से आया उस दिन से लेकर आज तक इस काम के प्रति पॉजिटिव रहा। मेरा विजन पहले दिन से क्लियर था कि मुझे जब बड़ा काम करना है तो क्यों किसी को मौका देते हो कि आपको कोई आके मोटिवेट करे। जब सपने आपके, ज़रूरतें आपकी पूरी होनी है, ड्रीम आपके परिवार के पूरे होने हैं, तो आपको इस काबिल बनना पड़ेगा जो मैं बना कि मुझे लगातार पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और मैंने आज तक ये कोशिश की कि कोई, मैं ये मौका नहीं देना चाहता कि कोई आए मुझे पॉजिटिव करे, मेरी काउंसलिंग करे और मुझे ये समझाए कि आपको ये काम क्यों करना चाहिए। क्योंकि मेरा क्लियर है कि मुझे काम क्यों करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग्जरी लाइफ स्टाइल जी नहीं है। आज के डेट में तो हम जैसे देखता हूँ, मैं भी लीडर से बात करता हूँ, बोला कहाँ बैठे हो, बोला सर एक काउंसलिंग में बैठा हूँ। बोला क्या कर रहे हो, बोला सर वो थोड़ा नेगेटिव हो गया उसको पॉजिटिव कर रहा हूँ। तुम कहाँ बैठे हो, सर मेरी आज 4 मीटिंग है। क्या हो गया, वो सर वो थोड़ा नेगेटिव हो गया उसको मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ। तो बोला आपको पॉजिटिव करने की आपके अपलाइन को कभी जरूरत नहीं पड़ी? ना, कभी? जरूरत क्या है, सपने मेरे, चाहते मेरी हैं, पैसे मेरे घर में आ रहे, तो क्यों। एक नौकरी वाले को कौन मोटिवेट करता है, उसको प्रमोशन लेने के लिए कौन मोटिवेट करता है। सही बात है। एक बिजनेसमैन को और बिजनेस अपना बड़ा करने के लिए कौन मोटिवेट करना है। कोई मोटिवेट, एक राजनेता को बड़े पद पे जाने के लिए कौन मोटिवेट कोई करता है। मोटिवेट हर आदमी, हर राजनेता चुनाव के टाइम पे बड़ी से बड़ा टिकट लेने के लिए खुद प्रयास करता है। हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए बैंक से लोन लेके अपने बिजनेस को बड़ा करता है। हर नौकरी वाला अपने नौकरी में और आगे बड़े पद पे जाने के लिए अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी से निभाता है। फिर यहाँ पॉजिटिव क्यों। महिपाल जी, अगर ये स्किल सबके अंदर डेवलप हो जाए ना, मैं रियली बता रहा हूँ सब ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। इसलिए हो नहीं रही है। इसलिए नहीं हो रही कि सब ना बने। हाँ, ब्रांड एम्बेसडर की वैल्यू खत्म हो जाएगी फिर। मैं तो ऐसे अपने मुंह से नहीं बोलूँगा। तो 5 नहीं नहीं, वैल्यू तो रहेगी। वैल्यू रहेगी। नहीं, पॉजिटिव, रियली पॉजिटिव करने की जरूरत ही किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर सारी जिंदगी मेरी है, फ्यूचर मेरा, सपने मेरे, मैं आपके पास बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। अच्छा, 5वीं बात बताओ। पांचवी है कि आप किसी भी पद पे पहुंच जाओ, कितने बड़े लेवल, आप अपना रोल आपको मालूम होना चाहिए कि मैं इस रैंक पे हूं तो मेरा रोल क्या है। आपको अपना रोल हमेशा प्ले करते रहना चाहिए। आपको कभी भी अपने रोल में गैप नहीं देना है। मैंने सुना है कि आपके जितने टीम में कोर लीडर्स हैं उनके आईडी नंबर अगर मैं अभी आपसे पूछूं तो आप बता देंगे? मतलब है 50-60 के याद, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ किस किस के आप। अच्छा, 50-60 तो 50-60 तो बड़ी कोर हो गई।
मैं शुरू में एक और भी है, मैं एक और ऐड कर देता हूँ कि आपको आपके बिजनेस की ट्रैकिंग होनी चाहिए, पता होना चाहिए आपको रोड में क्या आपके बिजनेस में किसका क्या चला है। अगर आप किसी को हवा में मोटिवेट करे जा रहे हो कि आप ये करो और आपको उसका स्ट्रक्चर पता नहीं है, आपको उसका वीकली चेक पता नहीं है, आपको उसका क्या चेक आ रहा है, कितना रैंक में बचा हुआ है, तो आप क्या बात करोगे उससे। सही बात है। आपको आपको उसकी टीम का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, को लीडर क्योंकि कहाँ काम कर रहा हवाबाजी है। में आप बात करने ऐसा तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, वो भी सुन लो। अगर यूट्यूब के ऊपर वीडियो से ही कोई मोटिवेट होता तो हर आदमी यहाँ डायमंड बन जाता, सही ब्रांड एम्बेसडर बन सही जाता। बात। लो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अगले रैंक के लिए कितने एसपी बचे हुए हैं, आपके एसईओ से कितने बचे हुए हैं, एसजीओ से कितने बचे हुए हैं, आपको अगले रैंक कब तक क्वालिफाई हो जाए। ये जब आपको किसी का आईडी नंबर पता होता है तो आप हर वीक जब हमारी क्लोजिंग होती है तो उसके ऊपर ट्रैक कर सकते हो। आपकी जो पांचवी स्किल्स है वो ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की, मैं सरे दूंगा बिल्कुल। ट्रैकिंग मुझे मॉनिटरिंग। याद है वो दिन कि शुरू के अंदर मुझे अगर ऐसा लगता था कि मेरे किसी लीडर का रैंक बचा हुआ है 50 एसपी से, तो मैंने रात को 2 बजे फ़ोन करके भी उस लीडर को ये फ़ोन किया कि 50 एसपी बचे हुए हैं और आपको ये रैंक इसी वीक में करना है। ये 5 खूबियां हैं जिनका अनुसरण करते हुए आज आप इस मुकाम तक पहुंचे। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है हर डायरेक्ट सेलर के लिए कि उसको पता चलेगा कि महिपाल सर क्राउन एम्बेसडर कैसे बने, वो कौन सी 5 खूबियां पता अपनाते चलना हैं। चाहिए पता चले। ताकि मैं आगे रैंक पे जाऊँ। अच्छा। सर डायरेक्ट सेलिंग में जैसे हम देखते हैं कि बहुत से लीडर्स हैं काफ़ी एक्सपेंस करते हैं, बहुत से हैं एक्सपेंस ही नहीं करते। कुछ लोग हैं जो आते ही कहते हैं यार चेक ही नहीं आ रहा तो हम ट्रेनिंग मीटिंग में क्यों जाएं, हम फंक्शन में क्यों जाएं। कुछ लोग हैं कि कुछ भी हो जाए वो कोई ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन नहीं छोड़ते। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में एक क्लियरिटी नहीं हुई अभी तक कि भाई क्या कितने दिन बाद पैसा आता है, कितना खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग पहले दिन से ही बचत में लग जाते हैं, कुछ लोगों के पास 4 साल बाद भी कुछ नहीं होता। वो इसलिए होता है कि अलग अलग मेंटेलिटी के लोग आ रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि आप कितनी बड़ी सोच के साथ आए हो। हर चीज़ का एक टाइम है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे बचाने का भी, आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का भी, आपके पास खर्च करने का भी, आपके पास ट्यूरिंग का भी। जैसे मैंने बताया कि शुरू में हम लोग प्लान देने जाया करते थे, लेकिन आज प्लान देने के लिए जाना नहीं पड़ता। आज हज़ारों लोगों के एक मीटिंग हो रही है, उसमें 1 घंटे बातचीत करके हम आ जाते हैं। लेकिन ये रोल हमारा पहले दिन नहीं था और पहले दिन बड़ा आज नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे समय पे इन्वेस्टमेंट होना भी ज़रूरी है। उसके लिए अगर कोई भी ऐसी मीटिंग है जो आपकी पेड हो चाहे फ्री हो, उसमें जाना हर लीडर को अनिवार्य होता है। और ये हमारे यहाँ नहीं है, लोकसभा और विधानसभा में भी जब कोई बिल पास होता है तो पार्टी सर्कुलर जारी करती है कि सारे विधायक और लोक सांसद को उपस्थित रहना अनिवार्य है। वो तो बहुत बड़े लोग हैं। किसी किसी बड़ी बड़ी कंपनीज में कभी बड़े टाइम के ऊपर ऐसे डिसाइड किया जाता है कि कल कोई छुट्टी नहीं लेगा, सबको उपस्थित रहना अनिवार्य है। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ भी, मैं तो कहूँ ऐसा है नहीं, डायरेक्ट सेलिंग स्वतंत्रता का बिजनेस है, लेकिन इसमें भी ऐसा एक रूल होना चाहिए कि जो लोगों को अपने आप में बनाना चाहिए कि आज के बाद जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो, मैं कोई मीटिंग, कोई ट्रेनिंग और कोई भी एक्टिविटी सिस्टम की मिस नहीं करूँगा। इसके पीछे वजह ये कि कितनी ही बड़ी पावर हाउस हो, कितनी ही बड़ी लाइन हो, चाहे वो 11,000 की हो चाहे 33,000 की, कितना ही बड़ा पावर हाउस हो, जो लाइट जल रही है, इसको कहीं न कहीं से तो एनर्जी चाहिए। लीडर चाहे डायमंड बन गया या क्राउन डायमंड बन गया या क्यों ना क्राउन एम्बेसडर बन गया, उसको भी अगर नीचे एनर्जी देनी है तो कहीं न कहीं से तो उसको एनर्जी लेनी ही पड़ेगी, चाहे आप कितने ही बड़े कद और पद पे हो। इसलिए आपको एनर्जी लेते रहना पड़ेगा उस एटमॉस्फेयर। अब जब मैं मीटिंग में जाता हूँ, आप भी बहुत सारी मीटिंग में जा रहे हैं आजकल विजय रथ के अंदर, तो बहुत सारे लोग, जब मुझे लगता है कि जब मीटिंग में जाते हैं, वास्तविकता तो ये है कि वो जो लोग हैं उनका प्यार है, वो सम्मान है। आपसे और हमसे लोग कम मोटिवेट होते हैं, उनसे हम ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और ऐसा मन करता है कि और काम करना चाहिए, थकान खत्म हो नहीं जाती है। महिपाल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि पैसा आ ही नहीं रहा तो मैं खर्च क्यों करूँ। अभी तो मेरे चेक बहुत छोटे हैं और ये ट्रेनिंग इतने की है। अभी मेरे चेक बहुत छोटे हैं और मुझे दिल्ली फंक्शन में जाना है। अभी मेरे चेक बहुत छोटे हैं, मुझे मीटिंग करने बिहार जाना है, यहाँ जाना है, इतना तो मुझे आ ही नहीं रहा, इतना मेरा खर्च हो रहा है। इसको हम ऐसे समझते हैं, जब एक लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, पायलट बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो 3 साल 4 साल 5 साल का जो कोर्स होता है, इसमें उसको 1 रुपया भी नहीं आता है। लेकिन उसका विजन क्लियर है कि 5 साल बाद जब पायलट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा,
उसके बाद उसके पास एक कंटिन्यू इनकम आएगी। वैसा ही आज हमारे लीडर को इस सोच को डेवलप करना पड़ेगा कि देखिए, आपको सक्सेस लेनी है तो इन्वेस्टमेंट आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप ये उम्मीद करते हो कि आपका अपलाइन आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करे, तो पहले इस बात के लिए प्रिपेयर हो जाओ कि आप अपने डाउनलाइन में कितने लोगों के लिए टिकट का अरेंजमेंट करोगे, कितना इन्वेस्टमेंट करोगे। दूसरी बात, हर लीडर को हर मीटिंग में आना इसलिए जरूरी है कि डाउनलाइन के लिए, टीम के लिए सबसे ज्यादा डायरेक्ट मोटिवेशन उसका एक्टिव अपलाइन होता है। अगर कोई भी टीम अपने एक्टिव अपलाइन से खुश है तो वो जिंदगी भर उसके साथ काम करेगी। और कोई भी टीम कंपनी से खुश है, मेरे से खुश है, लेकिन अपने एक्टिव अपलाइन से खुश नहीं है, तो वो हम कुछ भी कर लें उससे काम नहीं करा पाएंगे। और ये प्रेरणा तब वो लीडर दे पाएगा जब वो अपनी उपस्थिति हर मीटिंग में दिखाएगा। क्योंकि एक लीडर अगर हर मीटिंग में नहीं जा रहा है तो वो अपनी टीम को कैसे बोल सकता है कि आप हर मीटिंग में जाओ। सही बात। वो एक रोंग डुप्लीकेशन कर रहा है, कहीं ना कहीं एक अलग भाषा में बात करें तो क्राइम कर रहा है, जो कि अपनी टीम को ये एहसास करा रहा है कि मेरा काम बिना मीटिंग में जाए चल सकता है, तो तुम्हारा काम भी बिना मीटिंग में जाए चल सकता है। ये रोंग डुप्लीकेशन वो करा गया। तो महिपाल सर, 5 साल तक कैसे संयम रखे व्यक्ति कि भाई पैसा तो 5 साल बाद आएगा, अच्छा पैसा तो मैं 5 साल बाद कमाऊंगा, अभी तो बड़ा कम कम पैसा आ रहा है, और इस कम पैसे के आने की वजह से जो मेरे घर के भी बेसिक नीड्स है वो भी फुलफिल नहीं हो रही। कोई ऐसा तरीका बताओ ना कि मैं 5 साल संयम भी रख लूँ, और ये जो मेरी बेसिक नीड्स हैं ये मैं पहले महीने या 2-3 महीने में पूरी करने लगूँ। ऐसा कोई तरीका बताओ ना। देखिए सर, इसका एक आसान सा तरीका मैं बताना चाहता हूँ। एक कोई भी लीडर आया, आज ज्वाइन किया, उसको आसान सा तरीका है कि आप एकदम से लीडर नहीं बनेंगे, एकदम से आपकी टीम नहीं होगी, एकदम से टोपाज होके 1.5 लाख रुपए का चेक नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, एक तरीका कर सकते हो, आप आज से ही कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी लें, और जो भी हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट हैं ये अपने परिवार, अपने दोस्त और अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कराने की आदत डाल दें। आपके पास हमेशा इतने प्रोडक्ट होने चाहिए कि आप किसी के पास भी जाओ तो प्लान देने की जरूरत ना पड़े, लेकिन आप प्रोडक्ट दे के आओ। उससे क्या होगा कि आपका एमआरपी और डीपी का जो डिस्काउंट है 20%, चाहे आप 20% मत दो, 10% दो या 20% दो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक साइड से तो आपका छोटा सा चेक आ रहा है, उससे मैनेज हो जाएगा। दूसरी साइड एमआरपी और डीपी के बीच का जो डिफरेंस है, इससे आप अपने आप को सर्वाइव कर लोगे, जिससे कि आपको किसी मीटिंग की भी दिक्कत नहीं आएगी और अपने परिवार को भी मैनेज करने में दिक्कत नहीं आ पाएगी। तो शुरुआत में एक लीडर को प्रोडक्ट बेस और लीडर बेस दोनों को मिक्स कर लेना चाहिए, जिससे कि उसको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। मतलब आप ये कह रहे हो कि एक तरफ से वो कस्टमर क्रिएट करे, एक तरफ से नेटवर्क क्रिएट बिल्कुल। करे, तो जब दोनों होंगे तो कुछ पैसा कस्टमर से आएगा, कुछ पैसा नेटवर्कर से आएगा। और जो कस्टमर से आएगा वो पैसा उसका परमानेंट होगा, परमानेंट। क्योंकि यूज डेली एक आदमी किसी भी परिवार में डेंटो डोक कर रहा है, वो गैप नहीं दे रहा है। तो जब गैप नहीं दे रहा है तो कस्टमर आपने अगर क्रिएट किए तो वो पैसा आपको जिंदगी भर आएगा। और एक फ्रेशर जैसे शुरू में आता है तो उसके अंदर इतनी स्किल्स भी नहीं होती है, और लेकिन प्रोडक्ट की स्किल्स में तुझे डेंटोडोक टेस्ट कराना है, तुलसी पिलानी है। तो बहुत सही बात आज आपने बताई कि अगर किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग में फ्यूचर करियर बनाना है तो शुरू में आके वो यूज़र बने, यूज़र बेल्ट क्रिएट करे, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी स्किल्स नहीं चाहिए, पूरा प्लान नहीं देना, अपने प्रोडक्ट के परमानेंट यूज़र क्रिएट करके वहाँ से कुछ इनकम करे, और साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग करके लीडरशिप करके लीडरशिप वाली नेटवर्क मार्केटिंग करे और नेटवर्कर क्रिएट करे, बिल्कुल। और दोनों को लेके चलेगा तो वो 4-5 साल बाद जो उसका बहुत बड़ा मुकाम आने वाला है वो 4-5 साल का संयम रख पाएगा। बिल्कुल। सबसे अच्छा ये है कि अपनों के घर में जो प्रोडक्ट हैं उनको AWPL के प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दे। सर कई बार क्या होता है कि हमारे पास भी कंपनी में मेल आती है कि सर मैं इस लीडर के साथ काम नहीं करना चाहता, मैं तो इस लीडर के साथ काम करूंगा, इससे मेरी नहीं बनती, मैं तो इसके साथ काम करूंगा। तो क्या आपको लगता है कि लीडर बदलने से कामयाबी मिल जाती है? नहीं, तो ऐसा क्यों करते हैं लोग फिर? क्योंकि ऐसे शुरू में हमने एक बात की थी कि लोग आपके साथ इसलिए नहीं रुकेंगे कि उनको पैसे आ रहे हैं, लोग इसलिए भी रुकेंगे कि आपका उनके साथ रिलेशन कहता है। हो सकता है किसी लीडर ने अपनी डाउन टीम को कोई ऐसी बात कह दी होगी जो उसको हर्ट हो गई, ईगो हर्ट हो गई। तो एक चीज़ तो ये हो सकता है कि उन लोगों के बीच में रिलेशन ठीक से डेवलप नहीं हुई। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर कोई आदमी बोलता है कि मैं इस अपलाइन के साथ नहीं करना चाहता, इस अपलाइन के साथ करना, तो मैं उनको साफ संदेश बताऊं कि अपलाइन बदलने से कभी सक्सेस नहीं मिलती है। अपने आप में बदलाव करो, आपको सक्सेस मिल जाएगी। कैसे करना है? कंपनी वही है, ट्रेनिंग वही है, सिस्टम वही है, तो अपलाइन बदलने की जरूरत ही क्यों है? अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा अपलाइन अच्छा है, तो सीधा सा एक चीज़ है, आपके अपलाइन के दोनों पहलू आप जानते हैं, उनकी अच्छाइयाँ और कमियाँ।
लेकिन जो दूसरा अपलाइन आपको दिख रहा है उसकी सिर्फ आप अच्छा ही जानते हैं। इस चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे अपलाइन के पास जाने के बाद आप पछताएं कि यार पहले वाला ही ठीक था, ना घर के रहे ना घाट ना के। घर के रहे ना घाट के। तो ज़्यादातर मैंने ऐसा देखा है, कुछ हुआ भी ऐसा मेरी नॉलेज में आए भी है, तो वो बाद में 4 महीने 6 महीने बाद बोलते हैं सर इनसे तो पहले वाले अपलाइन ही अच्छे थे, क्योंकि उसके दोनों पहलू वो जानते थे। इसलिए आप बड़ा साम्राज्य अगर बनाना है तो अपने दम पे ही बनाया जाता है। अपलाइन का काम था आपको ज्वाइन कराना, अपलाइन का काम था आपको गाइडलाइन देना, अपलाइन का काम था आपको इस इंडस्ट्री में लाना। ये वैसे ही है जैसे मम्मी पापा का काम था हमें इस धरती पे लेके आना, हमारा काम है मेहनत करके अपनी पहचान बनाना। अपलाइन का काम था हमें इंडस्ट्री में लेके आना, हमारा काम है मेहनत करके अपनी पहचान बनाना। लेकिन अपलाइन की जरूरत तो रहती है हाँ लोगों हाँ को। रहती है। मैं मान लिया फिर किसी अगर के मेरा एक्टिव अपलाइन है और वो मेरे साथ उसकी ट्यूनिंग नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए फिर? अपलाइन एक तरह से एक सिस्टम है, अपलाइन किसी एक आदमी का नाम नहीं है। अगर मेरा डायरेक्ट अपलाइन है, मान लो जिसने मुझे ज्वाइन कराया और उसमें कुछ कमी है या मेरी कुछ बनती नहीं है उससे कुछ भी XYZ किसी भी बात को लेके, तो ऐसा तो नहीं है कि उसी अपलाइन से कंपनी शुरू हुई है। उसके अपलाइन में भी कोई अपलाइन है, उनके अपलाइन में भी कोई अपलाइन है, उनके अपलाइन में भी कोई अपलाइन है। तो आप किसी भी ऐसे अपलाइन से जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी है उनके गाइडलाइन में रह के आप काम कर सकते हैं। आपको काम क्या करवाना है, बड़ी मीटिंग होती है, बड़ी मीटिंग में अब हमारे IG स्टेडियम में शो होते हैं, वहाँ पे मैं भी हूँ आप भी हैं, सही बात। तो वहाँ पे 30,000 लोगों का शो हो रहा है, एक आदमी अपने 100 लोगों को लेके आ जाए, वहाँ तो उसके अपलाइन को बेचारे को स्पीच देने का मौका भी नहीं मिल रहा, वहाँ तो हमसे मोटिवेट हो रहे हैं। तो आपके एक्टिव अपलाइन की बजाय आपके स्पॉन्सरशिप में जो भी अपलाइन है, आप किसी भी अपलाइन की गाइडलाइन लेके काम कर सकते हैं। लेकिन आप भ्रमित होकर ये ना सोचें मैं वहाँ चला जाऊँगा वहाँ चला जाऊँगा, तो आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, आप एक ना एक दिन इस इंडस्ट्री से आउट होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। वैसे मेरा तो ये एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन आज मैं वो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कभी वक्त आने पे बताऊंगा कि मैंने ज़िंदगी में एक ऐसा समय आया कि मुझे बोला कि अपलाइन बदल लो, मैंने नहीं बदला तो मैं यहाँ पहुँचा। अगर बदल लेता तो शायद आज मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होता। बस लोगों के लिए इससे बड़ा मैसेज नहीं होता। तो जी ये बहुत बड़ा मैसेज है। सर, कुछ लोग जब कामयाब कहीं नहीं हो पाते तो उन्हें कहीं अपलाइन में प्रॉब्लम लगती है, प्रोडक्ट में भी लगती है, पे आउट में भी लगती है, कंपनी में भी लगती है। फिर बात करते हैं कि हम कंपनी बदल लेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। फिर उनसे पूछा जाता है यार ये बहुत बेहतर कंपनी है, इसे बदल के, तो वो कहते हैं महिपाल सर ने भी तो बदली है, आपने भी तो बदली है, और बहुत सारे लोग हैं वो भी तो बदल के आके कामयाब हुए। तो क्या ये मतलब आपको कहाँ तक सही लगता है कि कंपनी अब बदल के कामयाब होते हैं या किसी सही प्लेटफॉर्म पे जाके कामयाब होते हैं? नहीं, मैं इसको ऐसे बोलना चाहूँगा, कंपनी बदल के कामयाब नहीं होते। अगर कंपनी बदलने से कामयाब होते तो मैं सच बताऊं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने पिछले 20 साल में 22-22 कंपनियों में काम कर रखा है और आज भी कंपनी ही बदल रहे हैं और आगे भी बदलते ही रहेंगे। इसका मतलब कंपनी बदलने से सक्सेस मिलती तो वो लोग सक्सेस होते। और ऐसा मैं नहीं, जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं वो भी जानते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जिन्होंने अपने जीवन में डबल डिजिट में कंपनियां चेंज किया, नहीं कोई किसी ने 8 बार 10 बार 12 बार, तो सारी कंपनियां गलत नहीं हो सकती। अब लोगों ने बोला महिपाल सर ने भी तो चेंज किया, मैंने कंपनी बदली नहीं है, मैंने अपग्रेड किया है। अपग्रेडेशन और बदलना दो चीज़ें होगी। मैं अगर किसी अपलाइन से नाराज होके, कंपनी से नाराज होके या पर्सनली ईगो को लेके मैं किसी भी ऐसी कंपनी में चुनाव कर लिया जिस कंपनी का ना प्रोडक्ट अच्छा है, ना लीडरशिप अच्छी है, ना कोई सिस्टम है, ना कोई बिजनेस प्लान का कैलकुलेशन है, और ना ही कोई मैनेजमेंट अच्छा है, ना कोई डेवलपमेंट की वहाँ प्लानिंग है, तो फिर वो आपका निर्णय गलत हो सकता है। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने अपने आप में अपग्रेड किया, मैंने अपग्रेडेशन के साथ उस कंपनी का चुनाव किया जिसका प्रोडक्ट बेहतर, पे आउट बेहतर, सिस्टम बेहतर, लीडरशिप बेहतर, एक अच्छा विजन, तब जाके मुझे सफलता मिली है। अगर कोई ये बोले कि कंपनी बदलने से सफलता मिली है, नहीं, एक अपग्रेडेशन में मैंने काम किया है। तो आप अगर कंपनी ही बदल रहे हो तो फिर तो वो लोग सफल होने चाहिए जो 20 साल में 20 कंपनी बदल गए। सही बात है, लेकिन लोग भ्रमित करते हैं कि भाई ये जो लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा एसलीपीएस बना दिया, या एसलीपीएस में जो ये क्राउन एम्बेसडर बने हैं, ये जितने भी लोग बने हैं, चाहे आप आपके रैंक पे और भी बहुत सारे लोग हैं, या आपके डाउन के जो रैंक है बहुत सारे लोग हैं, ये भी तो किसी कंपनी से आए हैं। तो ये जो भ्रम है लोगों का, इस भ्रम की वजह से कुछ लोग नई नई कंपनियां ला के, नए नए मॉडल ला के भ्रमित करके लोगों को कहीं ना कहीं मिसगाइड करते हैं। तो उनके लिए ये सही मैसेज है जो आपने दिया है कि आपको मिसगाइड नहीं होना है,
आप जाइए, बेहतर में जाइए, बेस्ट में जाइए, बिल्कुल और बेहतर में जाइए। यूज नहीं होना है। यूज नहीं होना है लोगों के बुलावे में आके, बहकावे में आके। आपको जाना है, अगर कंपनी बदलनी है और आपको लगता है इस कंपनी में मेरा करियर नहीं है, तो आप फ्यूचर को लेके कोई बेहतर में जाइए, अपग्रेडेशन में जाइए, डिग्रेडेड में तो मत जाइए। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये एक ऐसी मैच्योरिटी है जो हिंदुस्तान के हर एक कंपनी के हर एक डायरेक्ट सेलर को होनी चाहिए। कंपनी बदलते हुए इस चीज़ को आधार नहीं बनाया जा सकता कि आज से पहले जो क्राउन एम्बेसडर है वो भी किसी कंपनी में थे। इसको आधार नहीं बनाया जा सकता। महिपाल जी, मैं ऐसे ऐसे बड़े बड़े लीडर्स को जानता हूँ, मैं ही नहीं जानता, डायरेक्ट सेलिंग का हर एक व्यक्ति जानता है, जिनके डंके बजते थे, जिनके नाम से डायरेक्ट सेलिंग में बातें होती थी, आज वो इस कंपनियों स्विच के चक्कर में घर बैठे। इससे ही आपका एक डिसीजन आपको पहचान दिला भी सकता है और एक गलत डिसीजन आपकी पहचान खत्म भी डाल कर सकता सकता है। तो ये बड़ा सेंसिटिव डिसीजन होता है जिंदगी का। है। नहीं, उसके पीछे एक वजह और है, मेरा जो मानना है। कहीं ना कहीं वो लोग इस संयोग और सिस्टम की सक्सेस को अपनी सक्सेस समझ बैठे। क्योंकि आदमी जब सफल होता है तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी वजह से हो रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का रोल है। 10% रोल है खुद का, 90% रोल है सपोर्टिंग चीज़ों का। मेरे पास जैगुआर है, मैं आगरा ताज एक्सप्रेसवे से जाऊंगा तो 2 घंटे में पहुंच सकता हूँ। सही बात। लेकिन मथुरा वाले जो पुराना हाईवे उससे जाऊंगा तो मुझे 4 से 5 घंटे लगेंगे। अब मेरी गाड़ी में तेल भी है, गाड़ी की कैपेसिटी भी अच्छी 200 में चल सकती है, मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ, ड्राइवर भी वही, गाड़ी भी वही, तेल भी वही। एक रोड पे गया तो 2 घंटे में पहुँच गया, दूसरे से 8 घंटे में पहुँच रहा हूँ। तो इसको मतलब मैं ये नहीं ले सकता कि मेरी ड्राइविंग अच्छी है, रोड मैं का सपोर्ट। इसका भी नहीं बोल सकता कि मेरी कार अच्छी है। वो संयोग बना सबका, वो सफलता हुई। और कई लोग गलती क्या करते हैं, इस संयोग को अपनी सफलता समझ लेते हैं कि मैं वजह मैं हूँ, श्रेय खुद ले लेते। सरे खुले। ये आदमी की बहुत बड़ी गलती है। श्रेय नहीं लेना चाहिए, सरे तो कभी श्रेय नहीं, हमेशा ऊपर वाले को देना चाहिए। सिस्टम का है, वो संयोग बना हुआ है। सर एक बात और बताइए कि ट्रेनिंग और एजुकेशन सिस्टम का कितना रोल है सफलता के लिए? सारा रोल ही ट्रेनिंग और एजुकेशन सिस्टम का ही है। आप किसी भी चीज़ में जाइए, बिना एजुकेशन के तो ना कोई डॉक्टर बन पाया, ना पायलट बन पाया, ना इंजीनियर बन पाया, तो डायमंड कैसे बन जाएगा। अच्छा। सबसे बड़ा रोल ही इसी चीज़ का, आपको सीखना पड़ेगा। या तो लोग ट्रेनिंग मिस कर देते हैं। तो ट्रेनिंग मिस करते हैं, उतने सीखने से और सक्सेस से दूर चले जाते हैं। ये बात तो है, जितने भी लोग जो ट्रेनिंग और सारे सेमिनार्स अटेंड करते हैं मैं पक्का सक्सेस। सिर्फ एक ही बात बता सकता हूँ कि हमारे सारे लोग चेक करें, जो लीडर जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग मीटिंग सक्सेस जहाँ भी सेमिनार में अवेलेबल दिखता है, आज उसकी ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी। सिर्फ हमारी नहीं, चेक पूरी इंडस्ट्री में। और जो लीडर कभी कभी किसी किसी मीटिंग में कहीं कहीं दिखता है, उसकी सक्सेस हमेशा कम मिलेगी। तो मतलब ट्रेनिंग और एजुकेशन सिस्टम को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। बेस्ट प्रायोरिटी, प्राथमिकता। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि यहाँ पर एक डायरेक्ट सेलर आता है, फ्रेशर आता है, फिर वो डायरेक्ट सेलर बनता है, 2 रैंक कर लेता है, 3 रैंक कर लेता है, 4 रैंक कर लेता है, 5 रैंक भी कर लेता है, और मैं कह रहा हूँ टोपाज जैसे क्रूशियल रैंक या 1.5 लाख के चेक भी देख लेता है, फिर भी छोड़ जाता है। कभी रूबी स्टार पे छोड़ जाता है, कभी सफायर पे भी छोड़ जाता है, कभी स्टार सफायर पे भी छोड़ जाता है, प्लेटिनियम एमराल्ड पे तो लाइन लगी हुई है। ये मतलब आते हैं, पैसा भी देखते हैं, आप लोगों की गाड़ी भी देखते हैं, सक्सेस देखते हैं, बैंक अकाउंट घर भी आपके देखते हैं, फिर कैसा क्या होता है कि ये बीच में से निकल जाते हैं और फिर छोड़ के अपनी पुरानी दुनिया में चले जाते हैं? ये इसके पीछे थोड़ा सा अलग से मैं बताता हूँ। आदमी जो काम करता है, उसके पैसे कमाने के लिए अलग अलग वे बने हुए हैं। कहीं नौकरी है, कोई बिजनेस है। तो नौकरी में आदमी प्रॉपर ईमानदारी से काम क्यों करता है? एक डर की वजह से कि अगर मैं सुबह टाइम पे नहीं आया तो मेरी छुट्टी काट ली जाएगी, मैं टाइम पे नहीं आया तो मेरी सैलरी काट ली जाएगी, मैं टाइम पे नहीं आया और मैंने ठीक से काम नहीं किया तो मेरा प्रमोशन नहीं मिलेगा, मैं टाइम पे नहीं आया तो मेरे को नौकरी से निकाल ली। एक डर है जो हर नौकरी करने वाले को सारे दिन काम करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी चीज़ आ जाते हैं हम बिजनेसमैन। दुनिया के हर बिजनेस में कहीं लाखों तो कहीं करोड़ों रुपए लगते हैं, तब जाके बिजनेस स्टैंड होता है। स्टैंड की बात नहीं कर रही, शुरुआत होती है। फिर एक दुकानदार हो चाहे शोरूम मालिक हो, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, जिसने 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपए लगाए, अगर वो अपने परिवार में किसी रिश्तेदार की शादी भी है फिर भी अपने बिजनेस से छुट्टी नहीं लेगा, क्योंकि उसको डर है कि उसका इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। अब हमारे इस बिजनेस में क्या है, आईबीओ है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, इंडिपेंडेंट मालिक हैं अपनी मर्जी के। तो यहाँ पे कोई किसी की नौकरी कर नहीं रहा, तो डर नहीं तो है। डर तो खत्म हो गया। दूसरा, पैसा एक भी लगा नहीं,
आपने जो प्रोडक्ट लिए थे वो अपने घर के यूज के लिए, या आपके घर में कोई समस्या थी उसको ठीक करने के लिए लिए, तो आपका 1 रुपये का भी पैसा नहीं लिया। कुछ खोने का अब डर नहीं आपको है। इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं तो कुछ खोने का डर नहीं, तो ना तो डर और ना इन्वेस्टमेंट। अब काम करोगे तो कैसे करोगे? जो छोड़ के चले जाते हैं बीच से, वो वजह ये है कि खोने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो कामयाब होता है, सिर्फ वो कामयाब होता है जिसके सपने बड़े हैं, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, और जो रियल में वास्तव में अपने परिवार से और अपने आप से मोहब्बत करता है कि मुझे अपनी पहचान बनानी है, अपना नाम बनाना है। मेरे को बचपन में जब मैं पैदा हुआ हूँ, तो हर बच्चे का नाम उसके माँ बाप बड़ा तलाश के, पंडित जी से पूछ के, और बड़ा अच्छा अच्छा नाम लिखते हैं। कहीं वो नाम मिट्टी में ना मिल जाए, वो नाम खराब ना हो जाए। मेरे को उस नाम की कदर रखनी है। जिस आदमी का ये विजन होता है, वो आदमी यहाँ पे काम करता है। मैं अपनी बताऊं, अगर जैसे आपने कहा कि डर नहीं लगता और कुछ खोने का डर नहीं लगता, वो तो पैसे का हो गया कि पैसा कुछ लगा नहीं। मुझे बड़ा डर लगता था, क्योंकि मुझे लगता था इज्जत का डर, क्योंकि पूरे मार्केट और समाज को पता चल गया था, इवन माँ बाप को भी कह दिया था मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और मुझे 24 घंटे ये डर सताता था, और आज भी सताता है कि यार अगर कुछ नहीं हुआ तो लोग मजाक उड़ाएंगे, और बस मैं मजाक नहीं बनना चाहता। बस वो इमेज का डर था, बस मेरा पैसा डर, और हाँ, वो नहीं था। मेरा तो मजाक ना बनना बस। या तो आना नहीं था, या तो कहता था ओखली में सिर्फ देना नहीं था, देना नहीं था। नहीं तो फिर मुसल से काटना, फिर चाहे कितनी मेहनत हो, चाहे कितना ही काम हो, मजाक बन जाते। क्योंकि परिवार, रिश्तेदार, बुआ, फूफा, मामा सब जानते थे भाई ये लड़का करोड़पति अरबपति जैसी बातें करता है। नहीं तो मैं मजाक नहीं बनना चाहता था, मेरा तो सही में डर था। मुझे तो आज भी डर लगता है, और मैं आज भी इतना सिंसियर इसलिए हूँ कि आज भी मैं कल मजाक नहीं बनना चाहता। बिल्कुल। तो शायद यही तो आपके ये अंदर सब है। सबके लिए जरूरी है ये। तो ये ऐसी इमेज आपके अंदर भी आती होगी कि यार बिल्कुल। मजाक ना बन जाए। हाँ, डर लगता है। हाँ, बाकी तो ये डर होना चाहिए बाकी तो आदमी दस कि हजार लोग क्या कहेंगे अगर मैं कामयाब नहीं। तो लोगों ने बोले फिर शुरुआत ही क्यों की थी? बाकी तो आदमी 10,000 15,000 में गुजारा कर रहा है। गुजारा करने वालों की तो कोई वो तो लिमिटेशन थोड़ी। बिना 10-15 हज़ार वाले गुजारा तो सबका ही हो रहा है। इमेज खोने का डर होना चाहिए। इमेज, जैसे हम बात करें कि आज अंबानी साहब, अडानी साहब, ये पैसों के लिए काम थोड़ी कर रहे हैं। इनके पास तो इतने पैसे हैं कि इनकी 70 पीढ़ी भी ब्याज ब्याज खाएंगी तो नहीं खा पाएंगी। सही बात है। तो ये वास्तव में जो काम कर रहे हैं, आज देश के लिए काम कर रहे हैं। ये वास्तव में जो काम कर रहे हैं, अपनी इमेज और पहचान को बरकरार रखने के लिए काम कर रहे हैं दिन रात। और ये कहीं ना कहीं हमसे तो बहुत कई गुना ज्यादा काम कर रहे हैं। फिर भी एक नेटवर्कर कितने साल में कामयाब हो जाता है आपके हिसाब से? एक नेटवर्कर को अगर वास्तव में अगर उसको लगता है कि कामयाब मुझे होना है, तो 4 से 5 साल तक आपको समर्पण भाव से यहाँ पे देना पड़ेगा। क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ की एक टाइमिंग रखी हुई है। जैसे डॉक्टर बनना है तो 4-5 साल आपको देना ही पड़ेगा। इंजीनियर बनना है तो 3-4 साल देना ही पड़ेगा। अगर आपको वोट का अधिकार आपको चाहिए, तो भी 18 साल आपकी उम्र होनी ज़रूरी है। इससे पहले आप वोट नहीं दे सकते। हमारे देश में शादी करनी है तो लड़की और लड़के की उम्र भी फिक्स की हुई है कि इससे पहले शादी अगर कर दी तो बाल विवाह माना जाएगा। उसी तरीके से 4 से 5 साल हमारा भी यहाँ पे 4 से 5 साल अगर आप नहीं देते हो, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैं सक्सेस हुए? आपको ये फिक्स करना पड़ेगा आज कि मुझे अगले 5 साल तक यहाँ पे सिंगल माइंड होके और समर्पित भाव से काम करना है। 5 साल का मेरे हिसाब से बहुत बड़ा पीरियड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो 5 साल बाद कहीं ना कहीं पैसिव इनकम भी शुरू हो जाती है। और अगर 5 साल किसी को बड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए मेरा एक छोटा सा संदेश है। आप अपने पिछले 5 साल देखो। हाँ, आज 2024 में 2019 से 2024 कब आ गया आप याद करो, तो आपको पता चल जाएगा 5 साल कुछ भी नहीं है। आप 2024 से 2029 मत देखो, ये लंबा लगेगा। लेकिन अगर देखना है तो 2024 से 2019 के बीच की दूरी देखो, आपको लगेगा कल परसों की तो बात है। तो ऐसे ही 5 साल कल परसों में हो जाएंगे। मतलब नेटवर्किंग में कैरियर चाहिए तो भाई आपको 5 साल देने पड़े। 5 साल तो देने ही पड़ेंगे। तो आप यहाँ पर आओ, और अगर आप नहीं दे सकते तो आप जो अपने जॉब, पुराने जॉब और प्रोफेशन से उनमें ही रहो। अजय महिपाल सर, आपके अनुसार डायरेक्ट सेलिंग में अपलाइन डाउनलाइन का रिश्ता कैसा होना चाहिए? सर देखिए, मेरा मानना है, और मानना नहीं है, ये सच्चाई भी है, डाउनलाइन और अपलाइन का रिश्ता तो पति पत्नी के रिश्ते से भी अच्छा होना चाहिए। इसके पीछे वजह है, अगर किसी वजह से पति पत्नी के रिश्ते में टकराव हुआ और रिश्ता टूटा, तो फर्क पड़ेगा दो परिवारों पे, एक लड़के वाले पे और दूसरा लड़की वाले। लेकिन अगर डाउनलाइन और अपलाइन के रिश्ते में कभी टकराव हुआ और वो रिश्ता टूटा, और डाउनलाइन और अपलाइन की हजारों की टीम पे फर्क पड़ता है। यानी हजारों परिवार एक अपलाइन और डाउनलाइन के अच्छे रिश्ते की वजह से आबाद भी हो सकते हैं, वो तो होंगे ही, और एक अपलाइन और डाउनलाइन की लड़ाई की वजह से, एक खराब रिश्ते की वजह से हजारों ऐसे लोग जो कल को जीवन में कामयाब हो सकते थे, उनकी कामयाबी होने के रास्ते बंद भी हो सकते हैं।
इसलिए अपलाइन और डाउनलाइन को रिश्तों में हमेशा बहुत ही ज़्यादा प्यार होना चाहिए। ये प्यार होना चाहिए कि आपके बच्चे को अगर कहीं दर्द हो रहा है तो आपको एहसास हो या ना हो, लेकिन अगर आपकी डाउनलाइन को कोई दिक्कत है तो बिना बताए आपको पता होना चाहिए। ये इतना अच्छा रिलेशन होना चाहिए, आपकी डाउनलाइन आपके सानिध्य में ये महसूस करे कि अपने पापा से भी ज़्यादा वो वहाँ पे कंफर्ट फील करे, और आपका अपलाइन जब आपके साथ काम करे तो उसको ऐसा लगे कि मेरी डाउनलाइन मेरे बच्चों से भी ज़्यादा आज्ञाकारी है। तो और ये रिश्ता एक तरीके से नहीं होगा। अपलाइन का काम है कि डाउनलाइन की अपने बच्चों से भी अच्छी केयर करे, और डाउनलाइन का काम है कि अपलाइन के प्रति पापा से भी अच्छे तरीके से समर्पित भाव से रहे, तब दोनों का रिश्ता बन के रहेगा। और ये बहुत ही जरूरी है। अगर ये दोनों पिलर स्ट्रॉन्ग हैं, अपलाइन डाउनलाइन, तो ये नेटवर्क, वो नेटवर्क जिसमें अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता अच्छा है, बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है और बहुत बड़ी सक्सेस, हजारों लोग इसकी वजह से कामयाब हो सकते हैं। एक बार सर, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मेरे अपलाइन का एक शब्द मेरे लिए आदेश होता था। मैंने कभी मतलब किंतु परंतु, मतलब क्या होगा, अपलाइन ने जो बोल दिया ना वही होगा, मतलब उसका रिजल्ट अच्छा होगा, सही होगा, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता था अपलाइन है और मैं डाउनलाइन हूँ, और जो भी बोल रहे हो अच्छा ही होगा। तो वैसे अपलाइन डाउनलाइन का रिश्ता, वो भी हमें इतना ही प्यार करते थे, ऐसा नहीं है, हमारी हर तकलीफ में हमारे साथ खड़े होते थे। तो आज हम भी जो भी कुछ बने अपने रिश्ते से ही बने। ये दोनों तरफ से ही चलेगा, दोनों तरफ से चलेगा, बहुत प्रगाढ़ रिश्ता होना चाहिए। एक तरफ से नहीं चलेगा। तो 1 और 1 11 इसलिए तो कहा गया है सर। 1 और 1 11 होते हैं। हाँ, यहाँ तो अपलाइन डाउन था, एक और एक 111 मान लो। 111 मान लो यहाँ पर। और डायरेक्ट सेलिंग में हम ऐसे कहें, अपलाइन डाउनलाइन मिल जाए तो 1 और 1 11 नहीं, एक और 111 एक की 100, ताकत के साथ काम करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही मतलब केयरिंग और समर्पण दोनों होना चाहिए। और केयरिंग नहीं होगी तो डाउनलाइन कभी भी समर्पित नहीं होगा, और डाउनलाइन समर्पित नहीं होगा तो अपलाइन केयर नहीं कर पाएगा। बहुत बढ़िया सर, ये मैसेज हर एक डायरेक्ट सेलर को आपसे लेना चाहिए। सर शुरू शुरू में तो कोई भी डायरेक्ट सेलर आता है, अचीवर बनता है, लीडर बनता है, तो छोटी टीम होती है, 10 20 50 100 200 300 500। मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है, जैसे आपने कहा मॉनिटरिंग ट्रैकिंग करना बड़ा आसान हो जाता है, 1000 तक भी। लेकिन जैसे अभी आपकी लाखों में टीम है, तो मुझे बताओ आप कैसे ट्रैकिंग करते हो, कैसे मैनेज करते हो, कैसे मॉनिटरिंग करते हो? नहीं, ये सिर्फ हमारे नेटवर्क में नहीं है। मैंने सेना में नौकरी की है, आपने भी सेना में नौकरी की है। आप वहाँ पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, हमारा जो चीफ है, अगर सेना में एक छोटा सा कोई भी घटना होती है, अगले 5 से 7 मिनट मैक्सिमम है, सेना के चीफ को उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी तक भी उनकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। इसके पीछे क्या ना, एक रिपोर्टिंग सिस्टम बना हुआ है ये। वहाँ पे अब जो सिविलियंस है वो तो शायद इस बात को ना समझे। वहाँ पे पहले, सबसे पहले प्लाटून हवलदार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, फिर कंपनी के अंदर कंपनी कमांडर को जा रहा है, कंपनी सीएसएम को रिपोर्टिंग हो रही है, फिर 2IC को हो रही है, एडजुटेंट को हो रही है। मतलब ये आर्मी के, सेना के शब्द हैं, लेकिन उनके थ्रू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, कोर कमांडर, ड्यू कमांडर, सबको तुरंत ये रिपोर्टिंग सिस्टम। उसी तरीके से नेटवर्क में भी आपको अगर सही से मेंटेन करना है, आपका कितना ही बड़ा नेटवर्क हो जाए, आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग सिस्टम प्रॉपर बनाना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए डायमंड के डाउन में कितने प्रोडक्ट और बिजनेस प्रेजेंटेशन हुए, इसके बारे में आपको रिपोर्टिंग आ जाएगी। तो ये एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो ये तो नेटवर्क तो अभी बहुत छोटा है हमारा, इससे कई गुना अगर बड़ा हो गया और हमने प्रॉपर ये रिपोर्टिंग सिस्टम बना दिया, तो आपके बेस में, आपकी टीम में क्या चल रहा है ये आपको पता रहेगा। मतलब हर डाउनलाइन अपने अपलाइन को रिपोर्ट कर हर डाउनलाइन अपने अपलाइन अपलाइन करिए, उस डाउनलाइन ने उस अपलाइन को, उस डाउनलाइन ने उसके अपलाइन को, क्योंकि सबका कोई अपलाइन है। और अगर किसी एक ने भी ये सिस्टम चैनल तोड़ा तो ऊपर चैनल टूट जाएगा। इसलिए ये ध्यान रहे कि कोई भी एक चैनल ना तोड़े। एक चैनल टूटने का मतलब है कई चैनल का नुकसान हो गया। तो यहाँ अगर चैनल ना तोड़े, मतलब डिसिप्लिन क्रिएट करना है। डिसिप्लिन क्रिएट करना है या एक सिस्टम क्रिएट करना है, और वो होगा डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन और ट्रेनिंग से। सर एक बात और है, जो डायरेक्ट सेलिंग में अक्सर लोग क्या करते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग से बाहर हैं या बाहर से देखते हैं कि यार यहाँ पर लोग कमाते कम है, दिखाते ज़्यादा हैं, पैसे तो करोड़ कमाते हैं, गाड़ी 1.5 करोड़ की ले आते हैं, रोलेक्स की घड़ियाँ पहनते हैं, कार्टर की घड़ियाँ पहनते हैं, LV गुची की बेल्ट लगाते हैं, प्राडा के कपड़े पहनते हैं, डियोर के कपड़े पहनते हैं। हाँ, LV के, मतलब ये लोग को वो बैग भी रखते हैं तो LV के रखते हैं, कमाई इतनी है नहीं। मतलब ऐसा है, लोगों का मानना है कि जो ट्रेडिशनल दुनिया में जो 1000 करोड़ का आदमी या 100 करोड़ का आदमी लाइफ जी रहा है, वो ये नेटवर्कर 1 करोड़ कमा के जी रहा है। तो ये आपके अनुसार ये कहाँ तक सही है? ये पैसे सेव करने चाहिए इनको या नहीं करने चाहिए? तो मैं इसको इस तरह से बोलना चाहूँगा कि पहली बात तो ये बोलते कौन है।
ये वो ही बोलते हैं जिसको इस बिजनेस की गहराई नहीं है, और दूसरा वो भी कुछ बोलते हैं जिनको इन बिजनेस की गहराई भी है, जो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाए। इस सवाल का जवाब मैं आपको दो तरीके से दूंगा। पहली बात तो दिखावे करने की बात करते हैं, ब्रांड की बात करते हैं। तो सवाल ये है कि आप अगर दिखावा नहीं कर रहे हो, ब्रांड को यूज नहीं कर रहे हो, तो फिर आपसे सवाल ये है कि पैसा कमाया क्यों? तो जवाब आएगा, पैसा बच्चों के लिए जोड़ के रखा। तो मैं कहता हूँ, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, आपने को तो मेरे से ज़्यादा कई गुना अनुभव है, कि जिनके पापा ने पूरी जवानी पूरी जिंदगी बेटे के लिए बड़े बड़े असेट्स बनाने में लगा दी, और जब वो बेटे को हैंडओवर करने की टाइम आया, तो बेटे ने अपने पापा को बोला, पापा मुझे आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपने दम पे कुछ करना चाहता हूँ। उस टाइम उस पापा को एहसास हुआ 70 साल की उम्र में कि आखिर मैंने पूरा जीवन खराब करके ये प्रॉपर्टी एसेट्स क्यों बनाए। और उसके बेटे, मैं नहीं कहता खराब किया, उसके बेटे ने हो सकता है पापा से भी बड़ा काम किया और करेगा भी। इसलिए पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो आज आप जो पैसा कमा रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने, वो शुरू में हमने बताया, जरूरतें पूरे करने के लिए नहीं कमा रहे हम, तो शौक पूरे करने के लिए कमा रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि हम लोगों को इतनी मेहनत करनी चाहिए कि दुनिया में अगर कोई ब्रांड बना है तो वो हमारे लिए ही बना है। अगर हम उस ब्रांड का सुख नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा। और अगर हम कोई लीडर किसी ब्रांड को यूज कर रहा है, अपने ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, तो पैसा खर्च नहीं कर रहा है, वो चीज उसको और काम करने के लिए प्रेरित कर रही है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो लीडर अपनी टीम का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। उसकी टीम जब अपने अपलाइन के हाथ में रोलेक्स या कार्टियर की घड़ी देखेगी, तो इनडायरेक्टली मुंह से बोले या ना बोले, उसकी टीम का भी मन करेगा कि रोलेक्स और कार्टियर मेरे पास भी होनी चाहिए। जब डाउनलाइन का मन करेगा रोलेक्स और कार्टियर होनी चाहिए, तो अपलाइन और बड़े ब्रांड में चला जाएगा। लेकिन वो चाहे देखेगा कि उसके अपलाइन ने तो बहुत सारे पैसे कमा लिए, एक छोटा सा प्लॉट लिया है, कोई ज़िंदगी में बदलाव नहीं कर रहा, ढंग के कपड़े नहीं पहन रहा, कोई ब्रांड का यूज नहीं कर रहा, तो डाउनलाइन को वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अपलाइन इस तरह से करके अपनी टीम के लिए मोटिवेशन बनता है, और अपलाइन इनके खिलाफ जो अगर जाता है तो वो अपने ही टीम के लिए सबसे बड़ा डीमोटिवेशन बन जाता है। तो मैं कहता हूँ कि ये 100% सही है। और दूसरी बात, ये अच्छी बात है कि डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता है, डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को जिंदगी जीना सिखाया जाता है। आदमी ने 1 करोड़ कमाए, 1.5 करोड़ की गाड़ी ले ली, तो इसके लिए हिम्मत और जिगरा भी तो डायरेक्ट सेलिंग देती है, नहीं तो बाहर वाले कोई लेके दिखा सही दो। बात है, सही बात और दूसरा मैं जवाब देता हूँ उन लोगों के बात लिए, है। उन लोगों के लिए। अच्छा, एक चीज और है, बाहर के लोग बोले वो तो ठीक है, ऐसे आप जो सवाल कर रहे हो, ये सवाल तो ऐसे कुछ लोगों का भी है जो कहीं ना कहीं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। वो भी बोलते हैं, खासकर हमारी कंपनी वालों के बारे में, कि गाड़ियां बहुत दिखा रहे हैं। तो हम कहते हैं, भाई साहब अगर तुम में दम है तो आप दिखा दो गाड़ी। अब आपके पास गाड़ी है ही नहीं तो दिखाओगे क्या? सही बात। अब ये क्यों? मैं आज बोलता हूं कि मैं गाड़ियां दिखाता हूं, और डंके की चोट पे बोलता हूं, मेरे टीम में 250 गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां। क्योंकि मैंने मेरे लिए काम करने के साथ साथ मेरी टीम के साथ मेहनत किया, और मैंने जो मुकाम हासिल किया, वो मुकाम मेरी टीम के कई लोगों ने मुकाम हासिल किया, मैंने उसके लिए मेहनत की है। लेकिन कोई ऐसा लीडर जो सिर्फ स्वार्थी है, जिसने खुद तो गाड़ी में आ गया, लेकिन उसकी टीम का तो कोई गाड़ी में आया ही नहीं, तो वो किसको बताएगा मेरी टीम में इतनी गाड़ियां हैं? तो ये डायरेक्ट सेलिंग में कोई लोग जो इस इंडस्ट्री में भी बोलते हैं ना, उनका जवाब है, भाई साहब आपने अपने लिए किया, आप ये बताइए ना अपनी डाउनलाइन और अपनी टीम के लिए, जो लोग आप पे विश्वास करके आए थे, उनके लिए क्या किया? नहीं देखिए महिपाल जी, सबका अपना अपना मत हो सकता है, अपनी अपनी समझ हो सकती है, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि जब खर्चे बढ़ेंगे तो इनकम अपने आप ये बढ़ेगी। कम बढ़ेगी, मतलब जब वो अपनी आदमी टीम को आप प्रेरित कर रहे हो। जब एक व्यक्ति 25,000 की टी शर्ट पहनेगा तो उस लायक भी बनेगा, उतना कैपिंग जल्दी लगाएगा, ज़्यादा पैसे कमाएगा, 4 आईडी चलाएगा कि वो उसका मेंटेन रहे। क्योंकि इंसान एक बार जो स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेता है ना, फिर उससे डिग्रेड नहीं करता, चाहे उसे किसी इतनी मेहनत करनी पड़े, जितना मैंने अपने जीवन में सीखा है। तो मैं इसको ऐसे समझता हूँ, ये तो हर टी शर्ट, हर जीन्स, हर रोलेक्स, हर कार्टियर अपने आप में एक मोटिवेशन है जो 24 घंटे मेरे साथ रहता आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगी, है, हमेशा प्रेरित आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। क्योंकि एक बार जिस जिंदगी को आपने जी लिया, उससे नीचे जाओगे नहीं, और उससे नीचे नहीं जाओगे तो आपको काम करना पड़ेगा, आपकी टीम आपसे मोटिवेट होगी। तो ये तो सबसे अच्छा पॉइंट है। और इससे तो कहीं ना कहीं हमारे देश का यूथ, नौजवान जो बड़े बड़े शौक रखता है, वो इंस्पायर भी होगा कि आज जैसे 25 साल का बच्चा कोई गाड़ी लेके घूम रहा है, BMW, मर्सिडीज,
तो उससे कहीं ना कहीं हमारे देश में परसेप्शन भी डायरेक्ट सेलिंग का अच्छा जाएगा। इसी से चेंज होगा। मैंने कितना बड़ा बंगला बनाया उससे नहीं जाएगा, मैं लाइफ कैसी जी रहा हूँ इससे ही परसेप्शन बदलेगा। जो हम बात करते हैं ना परसेप्शन बदलने की, मेरा बंगला देखने सारी दुनिया नहीं आएगी, लेकिन जो मैं वियर कर रहा हूँ, जो गाड़ी में चला रहा हूँ, वो सब देखेंगे। नहीं, बंगला भी बनेगा, एक वक्त आएगा, एक टाइम आएगा तब बंगला भी बनेगा, सब होंगे, बंगला भी लग्जरी होगा। लेकिन फिर भी एक लाइफ स्टाइल की बात तो हम ज्वाइन करते ही बताते हैं कि आप यहाँ पे सम्मान पा सकते हो, एक अच्छी लग्जरी लाइफ जी सकते हो। जब वो बताया ही इस इंडस्ट्री में गया है कि आप लग्जरी लाइफ जी सकते हो, तो लग्जरी लाइफ जीनी चाहिए ना, तो आपके हिसाब से लग्जरी लाइफ जीनी चाहिए, जीनी चाहिए, ब्रांडेड कपड़े पहनने चाहिए, जितना हो सके और महंगा पहनना चाहिए। और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कम पैसे आने के बावजूद खरीद लेनी चाहिए, इसमें ये है कि अगर हम उसको खरीद सकते हैं तो खरीदनी चाहिए। खरीदनी चाहिए। मैं अगर किसी को बोलूं कि आपने 50 लाख रुपए कमा के कोई 10 करोड़ की गाड़ी खरीद रहा है, उसके लिए नहीं बोलूंगा। मेरा एक सवाल, घर कब बनाना चाहिए? घर एक आदमी को तब बनाना चाहिए जब उसके पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा में रखा हो, मतलब अपने बिजनेस के लिए एक्सपेंस जो लग रहा है वो उसके पास हो, उसके डेली यूज़ का खर्चा उसके पास बढ़िया आ रहा हो, अपनी टीम को मेंटेन करने के लिए कभी किसी को ज़रूरत पड़ेगी, टीम में कोई मुश्किल में है और उसकी मदद करने के लिए कुछ पैसा उसके पास है और एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है, तब अपना घर बनाना चाहिए। इसके पीछे एक वजह भी है। गाड़ी जल्दी क्यों लेनी चाहिए? पहली बात तो गाड़ी पूरे मार्केट में आदमी लेके जाता है तो अपनी टीम को मोटिवेशन देता है कि मेरे अपलाइन ने गाड़ी ली है, मैं भी गाड़ी लूँगा। दूसरा, गाड़ी कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करती है। आप शोरूम में गए और लेके आ गए, एक ही दिन लगा। लेकिन अगर घर बनाओगे, आप बोलोगे मैं बिल्कुल एक दिन का भी टाइम नहीं दूंगा, मैंने तो ठेकेदार को दे दिया, सारा ठेकेदार ही बनाएगा। लेकिन फिर भी ठेकेदार कभी आपके पास पेंटिंग लेके आएगा, कभी नक्शा लेके आएगा, कभी आपसे कलर डिसाइड करवाएगा, कभी बाथरूम की टाइल डिसाइड करवाएगा, तो आप बिजी हो जाओगे उसमें। आपने घर कितने साल बाद बनाया था डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद? मैं सच बताऊं तो मेरी टीम के बहुत सारे लोग जब अपने घर में आ चुके थे तब उस टाइम मैं किराए पे था। मतलब वो बना चुके थे, आपने हाँ, नहीं बनाया था, तो मुझे आपने जल्दी कितने नहीं सालों थी। बाद बनाया था? दिल्ली किराए में मैं रहता था और उसके बाद में मैंने 2020 में अपने घर में शिफ्ट किया है। आई थिंक मैं उस टाइम अम्बेसडर रैंक पे था। एम्बेसडर रैंक पे फिर आपने घर बनाया? यस, अम्बेसडर रैंक पे था। अपनी पसंद का अच्छा घर बनाया। आज भी जब मैं घर में रहता हूँ मुझे बड़ा सुकून आता है और मुझे लगता है कि मैंने लेट बनाया लेकिन अच्छा बनाया। अच्छा घर। अच्छा मेहपाल सर, ये बताइए